फ्रेंड्स, ये है तबाही सीरीज का मॉक टेस्ट 1, जिसमें हम लोग जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम मॉक टेस्ट के थ्रू लगा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग 20 टॉप मोस्ट मॉक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो इस मॉक टेस्ट को आपको काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व बंटवारे से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2026 से लेकर 2031 तक। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी। 16वां वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और जो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या क्या है, तो केंद्र राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्ति यानी नेट प्रोसीड्स का वितरण, राज्यों के बीच उनके हिस्से का वितरण, राज्यों को ग्रांट्स इन एड देने के सिद्धांत को सही तरह से लागू करना, और फिर से पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्यों की कंसोलिडेटेड फंड को मजबूत करने के उपाय सुझाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जो वित्त आयोग है उसको भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है, तो भाग 12 में रखा गया है। और भाग 12 में हमें क्या देखने को मिलता है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित प्रावधान प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। और जो वित्त आयोग है उसके कितने अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन यानी अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और जो अध्यक्ष हैं और वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत वर्णित हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो वित्त आयोग है इसके मुख्य कार्य और सिफारिशों का जिक्र अनुच्छेद 280(3) में है, ठीक है। और जो शक्तियां और प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 284 में किया गया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4.3% अनुमानित किया गया है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, तो सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है, जिसके अंतर्गत हम बोरोइंग्स को शामिल नहीं करते हैं। और जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है जो 2003 में आया था, जिसको FRBM एक्ट 2003 के नाम से भी जाना जाता है, उसी में ही राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य तय किया जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7.85 लाख करोड़ आवंटित की गई है। इतनी राशि रक्षा सेवाओं के लिए आवंटित की गई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ सेक्टर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.6 लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए राशि आवंटित की गई है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए कितने वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि
10,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। कौन सी योजना? बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे सेक्टर के लिए कितनी पूंजीगत आवंटन किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.93 लाख करोड़ रेलवे सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भाई आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके और आपकी तैयारी धुआंधार करा सके और आपका जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग सके। भाई अपने माँ बाप के सपने को जल्द से जल्द पूरा कर सको, तो ही बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट्स होगा लाइफ में। तो चलिए यहाँ पर हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि पेन्नैयार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो क्या होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच है पेन्नैयार नदी जल विवाद। तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये अभी चर्चा में था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे एकदम। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो यहाँ पर पुनयार नदी है, ये पुनयार नदी है, ये जो बह रही है ऐसे, तो यहाँ पर तो केरल है, ये केरल हो गया, और यहाँ पर ये तमिलनाडु हो गया और कर्नाटका है यहाँ पर। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि जो पुनयार नदी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कॉन्शियस होना चाहिए। जो पुनयार नदी जल विवाद है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है, ना कि तमिलनाडु और केरल के बीच। तो इस महत्वपूर्ण डिफरेंस को आप लोग याद रखेंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुनयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए क्या निर्देश दिए हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय बजट में कितने पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल केंद्रीय बजट में प्रस्तावित 15 पुरातात्विक स्थलों में शामिल है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा। तो इसको भी याद रखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न है कि 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बाइएनला डी वेनेजिया कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी वेनिस इटली में आयोजित की गई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पर्वतारोही कबाकयानों ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माउंट एकांकागुआ पे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड के 7 समिट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो जो सबसे टॉप पे आता है वो है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आता है माउंट एकांकागुआ, फिर देनाली आता है, फिर माउंट किलिमंजारो आता है, माउंट एल्ब्रूस आता है, माउंट विंसन आता है और पुनेक जाया आता है, ठीक है। तो ये सभी किस किस कॉन्टिनेंट्स में है उसको भी यहाँ पर लिस्टिंग कर दी गई है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये लिस्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। इस मॉक टेस्ट को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अगर लगाते हैं तो आई एम श्योर कि 2 से 3 महीने में आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेटेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन किस संगठन ने किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी DRDO ने किया है। इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर केवल हम
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रश्न को और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई भी फालतू का बकवास नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। SFDR तकनीक का सफल प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 3000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर हम अग्नि 3 मिसाइल्स के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स ये दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये किस टाइप का है? तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी MRBM है, ठीक है। और इसका रेंज कितना है? 3000 किलोमीटर से अधिक है। और इसका हाइट कितना है? 17.5 मीटर है। और इसका डायमीटर कितना है? 2 मीटर है। इसका वेट कितना है? लगभग 48,000 किलो है। और इसका प्रोपल्सन पावर कितना है? तो 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है इसमें। और फिर से पेलोड क्षमता कितना है? 1500 kg है। और इसका एक्यूरेसी कितना है? लेस देन 40 मीटर है। और फिर से लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है? रोड यानी TEL, ठीक है। और फिर से इंडक्शन क्या है? तो 2011, ठीक है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि अग्नि 3 मिसाइल प्रणाली को सामरिक बल कमान में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2011 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 454 मीटर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण असम में शुरू हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 13वां संस्करण शुरू हुआ। तो दोस्तों यहीं तक था आज का सेशन। आज हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। दोस्तों ऐसे ही तबाही सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये कुछ खंजर से एक्सरसाइज खंजर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाना है और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की शानदार तैयारी करनी है तो इस वीडियो को अभी लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपको समय पर मिल सके। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।